अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दूसरी वीडियो ब्रांचेस के ऊपर आने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए ब्रांचेस पर चलते हैं। फिज़िक्स क्लास 9th, ये रही हमारी ब्रांचेस। तो ब्रांचेस सिंपली क्या है? ब्रांचेस सिंपली फ़िज़िक्स की क्लासिफिकेशन है। जैसे फ़िज़िक्स को कई सारे हिस्सों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पर देखिए, फिजिसिस्ट क्लासिफाइड फिज़िक्स इनटू मेनी ब्रांचेस। ब्रांचेस मतलब इसके हम हिस्से कह सकते हैं। टू डिस्क्राइब द आइडियाज़ इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड वे। मतलब सिंपली हर ब्रांच में डिस्कस नेचर का ही होगा, लेकिन अलग अलग के नेचर में जो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उनको हम अलग अलग हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। ठीक है। जैसे इससे हमें क्या मिलता है? एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे मिल जाता है, एक तरतीब मिल जाती है कि हम फिज़िक्स को अच्छे तरीके से सीख पाएँ। ठीक है। तो इसके इस बार आप थोड़ा आइडिया सा रख लें। देखिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे, दीज ब्रांचेज शोज़ स्कोप ऑफ फिज़िक्स अराउंड अस। हमारे अराउंड जितनी भी फ़िज़िक्स है, जितनी भी फ़िज़िक्स इस्तेमाल होती है, जितनी भी फ़िज़िक्स का स्कोप है, वो ये ब्रांचेस शो करती हैं। ठीक है। तो अभी मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स पर आ जाते हैं। वैसे फ़िज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन जो हमारे बुक में अभी रिक्वायर्ड है हम वही पढ़ेंगे। तो आज मैं सिर्फ 5 ब्रांचेस आपको सिखाने वाला हूँ। उसके बाद आगे की ब्रांचेस में हम बाकी ब्रांचेस भी कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली ब्रांच है हमारी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है? ज़रा सा आप इसकी डेफिनेशन को देख लें। अपनी मोबाइल में आप जूम कर लीजिएगा कि इट इज़ मेनली कंसर्न्ड विथ मोशन, ग्रेविटेशन एंड देयर लॉज। तो मोशन क्या होता है? मोशन हरकत को कहते हैं। फिलहाल ये मीनिंग समझें। ग्रेविटेशन क्या? ग्रेविटेशन का मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में ग्रेविटी के बारे में बताया था कि एक अर्थ की अट्रैक्शन होती है। अर्थ जो है सब पर एक अट्रैक्शन लगाती है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि अर्थ उस पर एक फ़ोर्स अप्लाई कर रही होती है। उस फोर्स को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है। तो ग्रेविटेशन तो वैसे उसको उस फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटेशन एक पूरी ब्रांच है जिसमें हम ग्रेविटी के बारे में, उसके लॉज के बारे में और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रेविटी भी एक ब्रांच हो गई यहाँ पर। ठीक है। तो एंड देयर लॉज। ठीक है। तो ग्रेविटेशन मैकेनिक्स की ही ब्रांच है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि हम सिर्फ मोशन, ग्रेविटेशन और उसके लॉज को जो है क्या कहते हैं डिस्कस करते हैं, बल्कि ये मेनली कंसर्न मतलब ज़्यादातर इस पर फोकस किया जाता है। ठीक है। लेकिन मैकेनिक्स में हम बहुत सारी और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसे मटेरियल साइंस, जिसमें मटेरियल की टेस्टिंग होती है कि कितना मटेरियल टफ है, कितनी मटेरियल की थिकनेस है, एट्सेट्रा। ठीक है। तो अभी थर्मोडाइनमिक्स पर आ जाते हैं। थर्मोडाइनमिक्स ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, थर्म और डायनामिक्स। थर्म मीन्स हीट एंड डायनामिक्स मीन्स कॉज ऑफ मोशन, या कॉज ऑफ मोशन, या फिलहाल के लिए ऐसे ही आप मोशन समझ लें इसको आइडिया रखने के लिए। ठीक है। तो जब हीट मोशन में होती है तो उसकी स्टडी करने को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। ये मीनिंग है, इसकी डेफिनेशन कुछ और कहती है कि हीट ज़ाहिर है अभी मोशन में होगी तो वो फ़्लो कर रही होगी, और हीट हमेशा फ़्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पर। एक चमचा गर्म कर दें तो जहाँ पर जिस मतलब साइड से चमचा गर्म हो रहा होगा तो वो उसी जगह पर अपनी हीट फ़्लो करेगा जहाँ से चमचा गर्म नहीं होगा। जैसे चमचा एक साइड से गर्म होगा, दूसरी साइड से ठंडा होगा, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे तो जो साइड ठंडी थी वो भी गर्म हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पर ट्रांसफ़र हो चुकी है। ठीक है। तो इसी हीट के बारे में हम स्टडी करते हैं, और सारे हीट के बारे में स्टडी करें तो हमें टेम्परेचर के बारे में भी स्टडी करना पड़ेगा, और इन दोनों का रिलेशन के बारे में भी स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है। डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। एनर्जी की मीनिंग आप खुद निकाल सकते हैं, लेकिन वर्क फिज़िक्स में किसी और चीज़ को कहा जाता है। ये हमारा वाला वो काम नहीं है जो हम कहते हैं। वर्क फिज़िक्स में कुछ और होता है, तो ये आप आगे चलकर पढ़ेंगे तो उसको आप फ़िलहाल इग्नोर कर लें, आइडिया रखने के लिए कर लें। जिसमें हम हीट के, टेम्परेचर के और उन दोनों के रिलेशन के बारे में स्टडी करें। सही है। ये हल्का सा आप आइडिया सा रख लें कि थर्मोडाइनमिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशंस एंड देयर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो अभी तीसरी ब्रांच पर चलते हैं कि तीसरी ब्रांच हमारे पास क्या कहती है कि इलेक्ट्रिसिटी। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी की आप इधर डेफिनेशन देख सकते हैं कि इट डील्स विद द चार्जेस एंड प्रॉपर्टीज़ इन रेस्ट एंड मोशन। केमिस्ट्री में अगर किसी की केमिस्ट्री अच्छी है तो उसने पढ़ा होगा कि अगर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाती है। या फिज़िक्स में भी पढ़ते हैं। तो वहीं चार्जेस हो सकती हैं हमारी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव अगर हम प्रोटॉन को कहें तो नेगेटिव अगर इलेक्ट्रॉन को कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन हम आइंस को कर लें, जैसे
आइंस के कहते हैं तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा, तो उनको हम चार्जेस कहते हैं। और वही चार्जेस जब फ्लो में आती हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं। तो आप कहेंगे सर आपने अभी लिखा है कि वो चार्जेस फ्लो में होंगी तो ज़ाहिर है मोशन में होगी, लेकिन आपने फिर इधर रेस्ट क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सिर्फ हम यही नहीं देखते कि वो चार्जेस मोशन में हैं, बल्कि उनकी रेस्ट में भी हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो ब्रांच, इसके अंदर भी दो चीज़ें आ जाती हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जल्दी से। एक है इलेक्ट्रो डायनामिक्स, राइटिंग को अवॉइड कर दीजिएगा, जैसे कि इसको हम आम आम लफ्ज़ों में करंट भी कहते हैं, आगे चलकर आप ये पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये भी हमारा पूरा चैप्टर है। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आप चैप्टर आगे चलकर पढ़ेंगे, वो भी मैट्रिक में। ठीक है, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जिसको हम करंट कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब ये है कि चार्जेस जब रेस्ट में हो उनकी स्टडी, और ये है चार्जेस जब मोशन में हो उनकी स्टडी। ये दोनों चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आ जाती हैं। तो इसकी वजह से हम भी कहते हैं कि हम चार्जेस की रेस्ट में और मोशन में दोनों में होने की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिसिटी और करंट को कंबाइन कर देते हैं। हाँ, एक तरीके से ये सिमिलर भी हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों के बीच में फ़र्क देख पाएंगे तो हमें ये इलेक्ट्रिसिटी वाली ब्रांच अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ज़्यादातर पता होता है इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, अभी आ जाते हैं हमारी चौथी ब्रांच पर, जो कि मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या है? स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटीरियल्स। अब यहाँ पर हमने मटीरियल से क्यों लिखा? क्योंकि भाई देखो, अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो बाहर की तरफ आती हैं और साउथ पोल में इंटर करती हैं, ये सब प्रॉपर्टीज़ तो एक मैग्नेट के अंदर देखने को मिलती है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इसका एक सोर्स दूसरा भी है जो कि है करंट कैरिंग कंडक्टर। सॉरी, ये करंट कंडक्टर लिख दिया मैंने गलती से, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब वो कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा हो, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये भी आप मैट्रिक में पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हासिल करने के लिए सिर्फ एक ही हमारे पास जरिया नहीं होता मैग्नेट, बल्कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी होता है। तो ठीक है, ये सब चीज़ें आप आगे चलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैट्रिक में चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, पांचवी ब्रांच पर आ जाते हैं, एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। नाम से पता लग रहा है भाई यहाँ पर एटॉमिक फिजिक्स आया है, तो डिस्कस ज़ाहिर है हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एटम के बारे में। तो सबसे पहले एटम को हम डीप स्टडी किस तरीके से करेंगे? ज़ाहिर है उसकी कंपोजिशन जानकर, उसका स्ट्रक्चर जानकर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानकर। ठीक है, तो कंपोजिशन इसकी किस तरीके से होती है, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ, बल्कि इसकी भी डेप्थ में हम स्टडी करते हैं। तो बाहर एटम को जिस तरीके का आपको डायग्राम में इस तरीके का बनाया जाता है, तो इसकी जो बाहर वाली बाउंड्री है उसको हम शेल कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर वाली जो बाउंड्री उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन इनकी हम पहचान किस तरीके से कर सकते हैं कि न्यूक्लियस। ठीक है, तो कि जो शेल है वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। फ़िलहाल एक जानकारी के लिए एक इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, तो एक एटम इस तरीके का बना हुआ होता है। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम वो चीज़ है जिससे मैटर बना हुआ होता है। और पहले ये थ्योरी चलती थी कि एटम को डिवाइड नहीं किया जाता, तो एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे जैसे साइंस इंप्रूव हुई, रिवॉल्यूशन आए साइंस में, तो उन्होंने बताया नहीं, एटम को भी हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, जिससे कि इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, तो उसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को भी हम इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। आप देख सकते हैं ये ब्रांचेस आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है। उसी इलेक्ट्रॉन को मोशन में ला कर भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज है। और वैसे प्रैक्टिकल तो नहीं है कि, लेकिन हम प्रोटॉन को भी अगर हम जो है क्या कहते हैं एक तरीके से मोशन में लाएं, फिर भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये पांचवी ब्रांच थी एटॉमिक फिजिक्स। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो में मैं बाकी सारी ब्रांचेस को कवर करवा दूंगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।